Good morning, students. Welcome to my channel, Dr. M Files. Today, I am going to teach you about the blood glucose test, which is being done in the hospital laboratory. So, actually, हम लोग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट क्यों करते हैं और क्या उसके क्राइटेरिया है, उसके प्रिपरेशन क्या हैं और हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे ब्लड ग्लूकोज टेस्ट करने के लिए, पेशेंट को क्या एडवाइस देंगे बिफोर ही और शी इज़ गोइंग फॉर द ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। सो ये सब चीज़ें मैं आपको आज इस लेक्चर में बताऊंगा। सो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट हम लोग कराते हैं किसी भी इंडिविजुअल का ग्लाइसेमिक स्टेटस जानने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि उसका ब्लड में कितना शुगर का लेवल है, या तो वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है या फिर वो क्लोज टू एबनॉर्मल है। तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली सबसे पहले तो हम लोग ने ये समझना होगा कि हम लोग का क्या क्या क्राइटेरिया है, किन को कराएंगे, क्योंकि हर आदमी को तो हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट नहीं कराते हैं। तो किन किन लोगों को या किन पेशेंट्स को या किन इंडिविजुअल को ज़रूरत है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराने के लिए, उन्हीं का हम ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएंगे। तो हमारे कुछ क्राइटेरियाज़ हैं WHO के या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन विच इज़ कॉल्ड ADA, उनके क्राइटेरियाज़ हैं। तो उनमें जो क्राइटेरिया है वो सबसे पहले तो ये है कि किसी इंडिविजुअल को अगर वेट बढ़ा हुआ है, पेशेंट इज़ ओबीस और किसी का BMI मोर देन 25 है, तो हम लोग रिकमेंड करेंगे कि वो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराए। अच्छा, किसी को बार बार रिकरेंट स्किन इन्फेक्शन हो रहा है, इंस्पाइट ऑफ ट्रीटिंग अगेन एंड अगेन ही स्टिल हैविंग ए स्किन इन्फेक्शन, तो वो भी उस क्राइटेरिया में फॉल करता है कि हम उसको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएं। अच्छा, प्रीवियसली किसी फीमेल को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ रहा है, शी ऑल्सो फॉल्स इन द क्राइटेरिया ऑफ ब्लड ग्लूकोज टेस्ट बीन डन। अच्छा, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ किसी को है तो फैमिली हिस्ट्री वाले को रेगुलर चेक हम ब्लड ग्लूकोज का कराते रहते हैं। अच्छा, कुछ हाई रिस्क एथनिसिटी है जिसमें हम लोग एशियंस में इंडियंस भी आते हैं, तो हम लोग का भी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं कि हमारा ब्लड ग्लूकोज टेस्ट रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन ए 6 मंथ और वंस इन ए ईयर होता रहे। अच्छा, हाई रिस्क ऑफ CVD, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है किसी को, आर्थरोस्क्लेरोसिस है, उसको भी रिकमेंडेड है कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराया जाए। अब फीमेल्स विच आर हैविंग ए PCOS, दैट इज़ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, ये है, तब भी हम रिकमेंड करेंगे कि उनको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराएं, क्योंकि आपको पता है कि उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी, एंड इसलिए उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। तो हम लोग उनको भी रेगुलर चेक ऑफ ब्लड ग्लूकोज करते रहते हैं। अब एक क्राइटेरिया जो है हाइपरटेंशन का, वो सबको पता है कि हम लोग को अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंशन है तो नेचुरली कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के रिस्क फैक्टर में भी है, तो उसको भी हम लोग ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराते रहेंगे। और एक जो इंडिविजुअल है जिसको हम लोग सबसे कम ध्यान देते हैं वो है इनएक्टिव इंडिविजुअल। सो फिज़िकली इनएक्टिव लोग जो कम एक्सरसाइज करते हैं, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, उनका ऑफिस वर्क है, स्कूल कहते हैं कि कुछ ऐसा काम करते हैं जैसे बिजनेसमैन है, दुकान है, बैठ के ही दिन भर उनका काम है, उनको भी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराने के क्राइटेरिया में वो फॉल करते हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि ब्लड ग्लूकोज कराना है, तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट में क्या क्या टेस्ट आते हैं जिससे हम लोग ये समझ सकें कि पेशेंट को डायबिटीज़ है या नॉर्मल है या प्री डायबिटिक है या वो पेशेंट डायबिटिक है। सो इन टेस्ट, कौन सा टेस्ट ये डिसाइड करेगा कि पेशेंट का क्या ग्लाइसेमिक स्टेटस है बॉडी के अंदर। तो उसके लिए हम लोग एक ब्लड ग्लूकोज के कई टेस्ट हैं, उनमें एक तो सबसे पहले हो गया फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, दूसरा हो गया पोस्ट पेरिंडियल ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ब्लड ग्लूकोज, और
उसके बाद हम कराते हैं एक कंट्रोल टेस्ट है जो 3 महीने का शुगर लेवल हम लोग को बताएगा, और वो बड़ा इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बारे में हम डिटेल से आपसे एक अलग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो है HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। उसके बाद GTT है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और GCT है। ये टेस्ट जनरली हम लोग प्रेग्नेंट फीमेल्स में जेस्टेशनल डायबिटीज़ को चेक करने के लिए करते हैं, और इसका लेक्चर ऑलरेडी हमारे लेक्चर सीरीज़ में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये हम लोग ये टेस्ट करेंगे, दैट इज़ फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज, PP ब्लड ग्लूकोज एंड रैंडम ब्लड शुगर एंड HbA1c टेस्ट। अब हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि ब्लड ग्लूकोज टेस्ट तो पेशेंट को आपने लिख दिया एज ए डॉक्टर, या पेशेंट को डॉक्टर ने लिख दिया, और ये जो लेक्चर है मेरा, ये लेक्चर डॉक्टर्स के लिए तो है ही है, स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज अगर इसको हम एज ए इंडिविजुअल भी देखें तो चीज़ें समझ में आपको आएंगी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल किसी आपके डॉक्टर ने आपको एक टेस्ट लिखा, तो उस टेस्ट की एक प्रिपरेशन होती है। वो प्रिपरेशन हम कैसे करेंगे, ये प्रिपरेशन इम्पॉर्टेंट है। सो प्रिपरेशन के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ब्लड ग्लूकोज किस वक्त, ब्लड ग्लूकोज के लिए सैंपल जो है कब देना है, कब नहीं देना है। तो हम लोग जो ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट करेंगे उसके प्रिपरेशन में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो आपका जो डाइट है, वो जैसा डाइट आपका चल रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के साथ जो भी डाइट है, उस डाइट में आप कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे डाइट को। कई लोग क्या करते हैं कि कई पेशेंट क्या करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट डाइट रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि अरे यार हमें तो ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कराना है तो मैं रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। तो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है डाइट को। जो डाइट आप रेगुलर ले रहे हैं उसी डाइट को आपको लेते रहना है, और स्पेशली आपको ये ख्याल रखना है कि 150 to 200 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपके डाइट में हो ही, ठीक है। दूसरा कि 9 से 11 घंटे पहले कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई स्मोकिंग नहीं करना है, कोई अल्कोहल नहीं लेना है, कोई शुगर ड्रिंक नहीं लेना है। सो आई रिपीट कि 9 to 11 आवर्स पहले आपको कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक हाई शुगर डाइट या हाई शुगर ड्रिंक या स्मोकिंग या एक्सरसाइज ये नहीं करना है, क्योंकि ये सब एक्टिविटी जो है आपके शुगर लेवल को अफेक्ट करेगी, और वो शुगर लेवल आपके डे टू डे लाइफ का शुगर से मैच नहीं करेगा। सो डिस्क्रिपेंसी आ सकती है। तो अपने पेशेंट को आप हमेशा कहेंगे कि आप नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट डाइट जो ले रहे हैं लेते रहिए। कोई एक्टिविटी स्मोकिंग और ड्रिंक या फिर आपके हाई शुगर डाइट या हाई शुगर ड्रिंक का इंटेक या हाई स्ट्रेनस एक्सरसाइज ना करें, दैट विल अफेक्ट योर शुगर, ब्लड शुगर लेवल। सो ये आपने कर लिया। उसके बाद अब ये सवाल उठता है कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज के लिए मैं कितने घंटे की फास्टिंग पेशेंट को रिकमेंड करूं। सो आइडियली जो WHO और ADA का जो क्राइटेरिया रिकमेंड करता है वो 9 to 12 आवर की फास्टिंग होती है। सो प्रिसाइसली पेशेंट को आप बोलिए 10 से 11 घंटे की फास्टिंग कर क्या है, लेकिन 9 से 11 घंटे की फास्टिंग में भी आपके ब्लड शुगर को टेस्ट फास्टिंग का होगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि 14 घंटे से ज़्यादा और 9 घंटे से कम नहीं हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि 14 घंटे से ऊपर अगर जाएगा तो ब्लड में एक शुगर अपने आप बनने लगता है, और उसकी प्रोसेस को यू ऑल नो दैट ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। तो शुगर की वैल्यू अगर 14 घंटे के बाद आप करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी बढ़ी हुई आए, नॉर्मल रेंज से आपका डेविएट हो जाए। और नेचुरली अगर आप 9 घंटे से पहले ब्लड शुगर फास्टिंग दे देंगे तो सैंपल दे देंगे तो आपका क्या होगा, आपका वैल्यू एक्चुअली जो फास्टिंग वैल्यू है वो भी नहीं आएगी। तो ब्लड शुगर फास्टिंग के लिए जो आइडियल फास्टिंग टाइम है वो 9 to
12 आवर की फास्टिंग हो गई। अब हम लोग को हमने सैंपल दे दिया, हमारा सैंपल चला गया, अब हमें टेस्ट कराना है पीपी का। तो जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर वैल्यू होती है वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि वो होती है पोस्ट ब्रेकफास्ट ब्लड शुगर वैल्यू। तो ब्रेकफास्ट भी आप वो ही आपने करना है जो नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल आपके टू डे बेसिस पे आप ब्रेकफास्ट करते हैं। कई लोग उसमें क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को स्ट्रेस देने के लिए हाई ब्लड शुगर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्मल में 2 रोटी अगर खाते हैं तो उस दिन अपनी बॉडी को स्ट्रेस करने के लिए 3 रोटी या 4 रोटी खाते हैं, या अपना जो कैलोरी इनटेक है बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपने जो नॉर्मल डेली ब्रेकफास्ट है आपका, वो आपको करना है और उसके 2 घंटे बाद आपको ब्लड शुगर सैंपल देना है। अच्छा, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा तो लोग गलती क्या करते हैं कि जैसे आपने फास्टिंग ब्लड शुगर को दिया 7 AM में, अब आप जो टेक्नीशियन है, ब्लड कलेक्शन बॉय है, वो आपके पास, उसको आप कहते हैं आप 9 बजे आ जाओ, तो आप उसको पीपी जो है ब्लड शुगर का जो ब्लड है सैंपल, आप उसको 9 AM में देते हैं। ये रॉन्ग है, क्योंकि आप जब फास्टिंग ब्लड शुगर देते हैं तो उसके बाद आप क्या है कि आपको 15 से 20 मिनट और कई बार आधा घंटा ब्रेकफास्ट करने में लग जाता है। फॉर एग्जांपल यू आर इन ए फास्टिंग कंडीशन, आप पेशेंट आपका जो है वो क्या करता है कि जाके ब्रश करता है, कई बार प्रिपरेशन टाइम ऑफ ब्रेकफास्ट लग जाता है 15 मिनट 20 मिनट, और कई बार लोग आधा घंटा बाद ब्रेकफास्ट करते हैं ब्लड सैंपल के। तो वो फिर क्या होता है कि जो आपने 7 o'clock आपने फर्स्ट ब्लड सैंपल दिया और आपने ब्रेकफास्ट किया 7:30 AM पे, तो एक्चुअली जो टाइम है आपका वो ये काउंट हुआ। तो जो नेक्स्ट आपका पीपी सैंपल देंगे वो 9:30 पे देंगे। सो टाइम जो आप कैलकुलेट करेंगे कितने टाइम बाद आपको, 2 घंटे बाद आपको टेस्ट देना है, तो 2 घंटा जो काउंट आप करेंगे वो करेंगे आप कैसे, जिस टाइम आपने ब्रेकफास्ट स्टार्ट किया दैट विल बी द टाइम नोटेड, एंड जब आप उसके बाद जब आपको 2 घंटा हो गया तो वो टाइम होगा सैंपल कलेक्शन ऑफ पीपी सैंपल। अब लोगों के साथ, कई पेशेंट के साथ ऐसा मैंने देखा है इंडिविजुअल के साथ कि पेशेंट का फास्टिंग तो नॉर्मल आ रहा है लेकिन पीपी जो है बढ़ा हुआ आ रहा है, एबनॉर्मल रेंज में है। तो होता क्या है कि उन्होंने 7 o'clock में फास्टिंग दिया और उन्होंने ब्रेकफास्ट किया 8 o'clock में, बिकॉज द ब्रेकफास्ट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एंड ही हैज़ टू गो एंड वॉश हिज डे टू डे एक्टिविटी उनको करना है, इन सभी चीज़ों में उनको 1 घंटा लग गया और उन्होंने ब्रेकफास्ट किया 8 o'clock और सैंपल उन्होंने एज यूजुअल इस टाइम से कैलकुलेट करके 9 o'clock दे दिया। तो एक्चुअल जो सैंपल फास्टिंग और पीपी का जो गैप हुआ 1 आवर हुआ, वो हमें नहीं करना है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द प्रिपरेशन स्टेप कि आपको जो फास्टिंग तो हमेशा आपको टाइम इंटरवल है कि 9 to 11 आवर्स के बीच में होगा, ठीक है, लेकिन पीपी जो होगा वो 2 घंटे के बाद होगा ब्रेकफास्ट के। तो जब आप ब्रेकफास्ट लेते हैं उसके 2 घंटे के बाद का आपका टाइम करना है कैलकुलेट, ना कि जिस टाइम आपने फास्टिंग सैंपल दिया है उसके 2 घंटे के बाद। वो गलत टाइम है। सही टाइम हुआ जब आपने ब्रेकफास्ट किया, वो टाइम आप नोट करें और उसके ठीक 2 घंटे बाद आप सैंपल दें। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट to give an instruction to the patient because patient does not know कि हमारे ब्लड ग्लूकोज की वैल्यू। सो एक्चुअली होता क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे फास्टिंग ब्लड शुगर है हमारा, ये मेरा 70 है, तो मैंने जैसे ही ब्रेकफास्ट लिया हमारा ब्लड शुगर लेवल ये बढ़ने लगा और ये बढ़ के हमारा 1 घंटे पे तो पीक है अबाउट 160 mg/dl,
यहाँ पे, और उसके बाद वो नॉर्मलाइज होके ये 2 आवर में यहाँ के आसपास 110 या 115 के आसपास 2 आवर में नॉर्मल आ गया। ठीक है, अब क्या है कि अगर हमने 1 आवर में ले लिया एज़ पर ब्रेकफास्ट, हमने लेट किया लेकिन हमने टाइम गलत कैलकुलेट किया, तो हमारा जो पीपी वैल्यू आएगा वो 150 160 आ सकता है, जिससे हमें गलत वैल्यू रिसीव होगी पेशेंट की, और उससे क्या होगा, डायग्नोसिस में एंड ट्रीटमेंट में फ्लॉ हो सकता है, प्लान फेल हो सकता है। तो अब ये एक्चुअली होता है कि जैसे हमने फास्टिंग में खाना खाया के बाद तो इंसुलिन भी इसके साथ साथ सिक्रेट होता है, और ये इंसुलिन इसी तरह सिक्रेट होके और ये ग्लूकोज को डाइजेस्ट करके और मेटाबोलाइज करके उसको नॉर्मल लेवल में ले आता है, और इंसुलिन भी बढ़ता है साथ साथ और ग्लूकोज भी बढ़ता है। इंसुलिन भी ग्लूकोज को कम करेगा और नॉर्मल लेवल में आ जाएगा। सो इसलिए हमारा जो टाइम पीरियड है, टाइम शुड बी 2 आवर्स काउंटेड from the breakfast and not from the sample taken from for the fasting blood sugar। अब हम लोग ने ब्लड शुगर टेस्टिंग करा ली, हमारा वैल्यू आ गया टेस्ट का, तो हम कैसे समझेंगे कि हमारा पेशेंट या मैं खुद किस क्राइटेरिया में फॉल कर रहा हूँ। सो देर इज़ ए क्राइटेरिया कॉल्ड WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का एक क्राइटेरिया है, जो टेबल के फॉर्म में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। सो नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज क्या होगा अगर आपका ब्लड शुगर का सैंपल आपने दिया और आपका टेस्ट रिजल्ट 99 और उसके से कम है, तो इट इज़ नॉर्मल, दैट इज़ आई हैव डिनोटेड इन द ग्रीन। फास्टिंग ब्लड शुगर का ये हो गया। पोस्ट प्रेंडियल या रैंडम का क्राइटेरिया या उसके रिजल्ट एग्जैक्टली सेम होते हैं। सो मैंने एक ही चार्ट में, एक ही टेबल में इसको कर दिया है। सो इफ़ द ब्लड ग्लूकोज वैल्यू ऑफ फास्टिंग ऑफ पोस्ट प्रेंडियल टेस्ट is equal to or less than 140, that means it falls in the normal range। अब हुआ HbA1c, HbA1c is less than 5.7% is normal। उसके बाद हम देखेंगे प्री डायबिटिक, मतलब यू आर नॉट डायग्नोज्ड एज ए डायबिटिक बट यू आर एक्चुअली प्री डायबिटिक और योर पेशेंट इज प्री डायबिटिक। So what will be the criteria for pre-diabetic? Pre-diabetic is the patient's blood test, that is fasting blood test value is between 100 and 125 and PP is 140 to 199 and the HbA1c is 5.7 to 6.4. It shows that you fall in the criteria of pre-diabetic। What does it mean? That means you are not diabetic but yes, the alarm घंटी आपकी बज गई है, मतलब आपका जो ब्लड शुगर है वो डेविएशन होने लगा है, बढ़ने लगा है, एंड यू नीड टू कंट्रोल योर ब्लड शुगर लेवल और यू नीड टू कंट्रोल योर डाइट, यू हैव टू इंक्रीज योर एक्सरसाइज। तो प्री डायबिटिक का ये क्राइटेरिया है। अब होता है फाइनल जो डायग्नोसिस है डिजीज़ का, दैट इज़ डायबिटीज़। सो कब आप पेशेंट को कहेंगे कि पेशेंट डायबिटीज़ हो गया है उसको, या कब आप उसकी डायबिटीज़ की डायग्नोसिस बना सकते हैं, वो तब जब आपका ब्लड शुगर फास्टिंग वैल्यू मोर देन और इक्वल टू, आई रिपीट, इफ़ द फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू इज़ मोर देन और इक्वल टू 126 मिलीग्राम पर DL हो जाए, तो आप समझिए कि आपका पेशेंट या आप डायबिटिक हो गए। दूसरा, PP या रैंडम ब्लड शुगर का टेस्ट रिजल्ट अगर इक्वल टू और मोर देन 200 आ जाए, तो आप समझिए कि आप डायबिटिक हो गए हैं, और HbA1c इज़ मोर देन और इक्वल टू 6.5%। अच्छा, ये सारे रिज़ल्ट जो हैं ये मिलीग्राम पर DL में है, मैंने यहाँ लिख दिया है। सो रिज़ल्ट जो हमारा टेस्ट आता है इंडिया में
वो हम लोग टेस्ट रिज़ल्ट मिलीग्राम पर डीएल में डोनेट करते हैं। सो ये हमारा पूरा टेस्ट का प्रिपरेशन क्राइटेरिया ऑब्जेक्टिव्स हमने बता दिया है। अब इसके हिसाब से आप डायग्नोसिस बनाओगे, आप पेशेंट की रिपोर्ट्स देखोगे और अकॉर्डिंगली आप पेशेंट को बताओगे कि यू आर नॉर्मल, यू आर नॉर्मोग्लाइसेमिक, यू आर प्री डायबिटिक, यू आर डायबिटिक। नेक्स्ट लेक्चर में मैं डायबिटीज़ और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंशन।